नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। हिंदुस्तान के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि लोगों का शासन। हमारे यहाँ काफ़ी सारे राजनीतिक दल होते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, जो हमारी समस्याओं के लिए काम करते हैं, हमारी सुविधाओं के लिए काम करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम करते हैं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम चुनते हैं। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक चिट्ठी है जो गाजियाबाद से वायरल हो रही है। ये चिट्ठी एक राजनीतिक नेता की तरफ से है, उसको राजनेता भी कह सकते हैं। गाजियाबाद से सांसद है जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह ने चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश सरकार को। उसके बाद ये चिट्ठी चर्चा का विषय बन गई। चिट्ठी में क्या लिखा? मेरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा कि मुझे कुछ अस्पताल चाहिए। लगभग 4 अस्पताल का जिक्र है डॉक्टर साहब उसके अंदर। उन्होंने पानी के बारे में भी जिक्र किया है, मुझे पेयजल की व्यवस्था चाहिए। जल शक्ति मिशन जो योजना है भारत सरकार की, उसका भी जिक्र किया उसके अंदर उन्होंने। आखिरकार चुनाव आने से पहले सांसद वीके सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद की याद कैसे आई? कैसे उनको पानी याद आया? कैसे उनको अस्पताल याद आए, लोगों की बीमारियां याद आई, स्वास्थ्य सेवाएं याद आने लगी और कहा, चिट्ठी में लिखा, चुनाव आने वाले हैं, यथाशीघ्र दी जाए सुविधाएं। मैं इसी पे बातचीत करने के लिए आया हूं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी के पास में। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। दोनों मैंने जिक्र किया है, सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर के साथ साथ। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस चिट्ठी को आप? जो ये चिट्ठी लिखी गई है माननीय उप मुख्यमंत्री को और हेल्थ मिनिस्टर को वीके सिंह जी के द्वारा, ब्रजेश पाठक, हाँ जी, उनको लिखी गई है। इस चिट्ठी को मैं सिर्फ जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए दिखावा मानता हूँ। रीजन ये है कि उन्होंने इस चिट्ठी में 4 क्षेत्रों का नाम दिया है। वो 4 क्षेत्र हैं। एक तो अपना डुंडाहेड़ा है और एक अपना खोड़ा है, एक उन्होंने साहिबाबाद का नाम लिया है, एक भोजपुर का नाम लिया है। जहां भोजपुर में 30 बिस्तर का अस्पताल बनना है और सब जगह 100 बिस्तर के अस्पताल बनने थे। जब यहाँ के विधानसभा इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि मुझे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो पहली बात तो ये है कि वो गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज की क्या नींव खुद गई, क्या ईंट रखी गई, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है जी। ये जो 4 अस्पताल के नाम गिनाए हैं माननीय सांसद जी ने, क्या इनको 10 साल के बाद ही आ रही है बात? क्योंकि 2024 में इनको 10 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। एज ए आर्मी मैन मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आर्मी वालों से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन एज ए एमपी ऑफ गाजियाबाद मैं उनका रेस्पेक्ट इसलिए नहीं करता हूं कि जो उम्मीदें हैं हमारी जनता की, हम लोगों की, उस पे उन्होंने हमेशा पानी फेरा है। ऐन वक्त पे उनको चीजें याद आती हैं। अब उनको पता है यहाँ डेंगू फैलने वाला है, मलेरिया फैलने वाला है, हिंडन में बाढ़ आ रही है, यमुना में बाढ़ आ रही है, तो उस वक्त उनको ये चीजें इसलिए याद आ रही हैं कि शायद अगले इलेक्शन में भी ये जनता हमें इस काबिल समझे कि मैं यहाँ का एमपी बन जाऊं। पर ये उनकी सोच से बहुत परे की बात है। इस बार जो जनता का मूड है, उनको इस चुनाव में बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो अब तक किया है उसका नतीजा वो कैसे भुगतते हैं। यानी कि मैं आपसे जो समझ पा रहा हूं बातचीत से कि गाजियाबाद की जनता की जो नाराजगी है उसके ऊपर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं आपका सांसद हूं, मैं आपके साथ हूं, देखिए मैंने पत्र लिखा था। क्या इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि ये पत्र जानबूझ के लीक किया गया हो कि पब्लिक डोमेन में आ जाए कि हाँ हम काम करते हैं, हम पत्राचार करते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, मुख्यमंत्री तक भेजते हैं, लेकिन वहां से हो नहीं पाता है?
हाँ, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं कि ये मूर्ख बनाने का जरिया है जी। कि आपने पत्राचार कर दिया, अखबार में निकाल दिया, न्यूज में आ गया, तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो यहाँ गई। खत्म हो गई, पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को लिख दिया था। लेकिन आप यहाँ एज ए मेंबर पार्लियामेंट आपने जो आपके फंड हैं उनको कितना यूटिलाइज किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनको कितना यूटिलाइज किया, क्या सर्विसेज दी 10 साल में गाजियाबाद को, उसका तो कहीं ब्यौरा नहीं है चिट्ठी में। आपने तो सिर्फ ये बात कहा है कि यूपी की जो हेल्थ वो है डिपार्टमेंट, उसने मुझे ये अस्पताल बना के नहीं दिया। आपने एज ए मेंबर पार्लियामेंट जो आपको फंड मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, उसमें आपने क्या किया? आपने तो एक भी उसमें कुछ मेंशन नहीं किया चिट्ठी में, 1 2 3 करके जैसे अस्पताल के बारे में लिख दिया है। तो ये उसमें भी तो आना चाहिए ना कि आपको जो भी फंड मिला है गाजियाबाद के लिए वो सब कहाँ गया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने कहा, अपने दर्शकों से भी कहा कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, मैं थोड़ा और भी इसको समझना चाहता हूँ गाजियाबाद की राजनीतिक एंगल से। ग्राउंड पर सांसद वीके सिंह का एक विरोध भी हो रहा था, एक लॉबी थी जो हमारे सामने आई, गुटबाजी हमारे सामने आई, विधायकों का अलग गुट हो गया, जनरल वीके सिंह अलग रह गए, उनके समर्थक उनके साथ चले गए, और ये भी कहा जाने लगा कि इस बार सांसद वीके सिंह को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे लोगों ने टिकट की दावेदारी की, बहुत सारे नाम हमारे सामने आए, लेकिन अचानक से पोस्टर भी लग गया, उसके बाद लगा कि शायद वीके सिंह को मिलेगा। एक नाम और आया जिसने कहा, जिसकी वजह से लगा कि शायद इनको ये टिकट मिल सकता है, उनका नाम है कैप्टन विकास गुप्ता। सियासी हवाएं, सियासी अंदेशे और समीकरण बैठाए जाने लगे, और कुमार विश्वास का भी जिक्र आ गया कि शायद वो भी गाजिया से चुनाव लड़ सकते हैं और बाहरी होने का भी उनके ऊपर एक टैग नहीं लगेगा। तो क्या ये एक चुनाव लड़ने के लिए एक ग्राउंड बनाने के रूप में देखा जाए कि वीके सिंह ये बताना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सांसद हूं और मुझे क्षेत्र की जनता की चिंता है, परवाह है, और मैं कोशिशें करता रहता हूं, और अपनी दावेदारी को पुख्ता करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में भी, हाईकमान की नजर में भी, पार्टी हाईकमान की नजर में? वो देखिए, पार्टी हाईकमान इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकती है जब एक कॉमन मैन जी। इस चीज को समझ रहा है कि जो चिट्ठी है ये दिखावा है, तो क्या पार्टी हाईकमान को ये बात पता नहीं लगेगी कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है। तो ये सब उनको ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी हाईकमान है वो शायद इसमें कुछ इस तरह का डिसीजन ले ले कि वो उनके फेवर में आ जाए, लेकिन ये जो इनके वर्कर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाके फीडबैक लेते हैं जी। जिनको ये संपर्क फोर्स समर्थन के लिए मिलते हैं जी। उन्हीं के फोन ब्लॉक कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो जब कटाक्ष करते हैं तो उस पर नाराजगी जाहिर करते हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अब आर्मी चीफ नहीं है। आपको यहाँ के जितनी भी जनता है उसकी सेवा करनी है, जनसेवक हैं आप। और मैं सिर्फ वीके सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। जब आप इलेक्शन लड़ने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, आप वोट मांगते हैं, जब आपको जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है तो आप में इतनी ईगो आ जाती है कि आप यहाँ की पब्लिक से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो पब्लिक से अगर बात नहीं होगी और कागजों में काम होंगे तो कोई भी यहाँ इस तरह का जनप्रतिनिधि इस बार 2024 में इलेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल सीधी समझी बात है। जी, आपने एक बहुत बड़ा जिक्र किया कि संपर्क फॉर समर्थन मांगते हैं, उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। आपका भी कुछ जिक्र हुआ था, आपके पास भी आए थे समर्थन के लिए, आपने समर्थन भी किया, उसके बाद आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जी, एक आपका एक कड़वा अनुभव उनके साथ में रहा। ये चीजें हैं, और इन सब बातों की वजह से जनरल वीके सिंह हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं गाजियाबाद के अंदर। कभी कभी अलग अलग तरह पोस्टर भी लगते हैं लापता सांसद के नाम से भी। अब उनके बहुत सारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। अब ये जो चिट्ठी के जरिए जो एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है उन्होंने, जनता किस तरीके से लेगी देखेगी वो तो खैर पता चलेगा, और पार्टी हाईकमान किस तरीके से लेता है। लेकिन इतना जरूर है कि चिट्ठी के जरिए एक मरहम लगाने की कोशिश की है गाजियाबाद की जनता के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते
आज जैसे मैंने शुरू में कहा, हम 76वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमने डेमोक्रेसी की हमने बात की, जैसे कि नाम है डेमोक्रेसी मॉनिटर, यानी कि लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। आप इस पूरे राजनीतिक दलों को और एक सांसद की भूमिका को एक जिले के अंदर इस संसदीय क्षेत्र में कैसे देखते, कैसा होना चाहिए था? मतलब आइडियली जो कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आता है, उसका जो बेसिक मोटिव है वो होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, सफाई और जो वाटर फैसिलिटी है, अच्छा पानी मिले और जितने छोटे-छोटे डेवलपमेंट हो सकते हैं, हम बड़ों की चलो बात नहीं कर रहे हैं कि ये सब डेवलपमेंट होने चाहिए, एयरपोर्ट हमें चाहिए ही था। उसका भी इन्होंने खूब नाटक किया, उसको स्टार्ट कर दिया, फिर वो बंद हो गया, फिर घास उग गई, फिर एयरक्राफ्ट खराब हो गए। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी गरीब जनता को नहीं चाहिए। एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए, जितनी भी चीजें हैं, सब्जियां हैं, आटा है, चावल है, गैस है, वो सस्ता चाहिए जिससे वो उसको इस फैसिलिटी को उठा सकें। सब चीजों में महंगाई है और जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही हैं, एजुकेशन हेल्थ मिल नहीं रहा है। तो इन सब चीजों से अगर जनप्रतिनिधि हमने कोई चुना है और वो कुछ मदद नहीं कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि चुनने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात ये है। यानी कि यदि जनप्रतिनिधि आपकी आकांक्षाओं पे, इच्छाओं पे खरा नहीं उतरता है या फिर वो अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, तो क्या फायदा है ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने को? ऐसा डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी मानते हैं। आप सोचिए, क्या ऐसा फायदा है या नहीं है? आपका जो भी आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनेंगे, किन बिंदुओं पर चुनेंगे, ये फैसला आपको करना है। हम छोड़े जा रहे हैं कुछ ऐसे सवालों के साथ जो आपको सोचना है और समझना है कि आपको अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।